आज देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी से संबंधित यानी भूगोल से संबंधित एमसीक्यू को। और यह जो एमसीक्यू है वो संसाधन एवं विकास क्लास 10th के पहला चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। और इसी संसाधन एवं विकास से संबंधित इस सीरीज में टोटल 40 प्रश्नों को तैयार किया गया है। 40 प्रश्नों का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इस सीरीज में डाला गया है। तो इस टेस्ट सीरीज को आप लोग लगाएं और लगा करके अपना नंबर को इंक्रीज करें और अधिक से अधिक नंबर अपने एग्जाम में प्राप्त करें। और टेस्ट लगा करके आप 95% का टारगेट रखें। इस तरह का टेस्ट अगर लगाएंगे तो आपको एग्जाम में 95% नंबर आने की संभावना बनी रहेगी। इस प्रकार से टेस्ट लगाते रहें, हर एक चैप्टर का टेस्ट लगाएं चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद मॉडल टेस्ट भी आप लोग लगाएं। मॉडल टेस्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। जब एग्जाम का नजदीक समय आएगा तो 1-2 महीना पहले आप लोग को मॉडल टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से अभी चैप्टर बाय चैप्टर हर एक विषय का टेस्ट लगाते जाएं। अधिक से अधिक प्रश्नों को अपने टेस्ट में शामिल करें। तो इस चैनल पर आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को दिया जाता है चैप्टर वाइज। और बता दें कि टेस्ट लगाने के बाद कमेंट करके अपने नंबर को शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं संसाधन तथा विकास से संबंधित बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए एमसीक्यू को। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन कोयला है। और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उस उपयोग किए गए संसाधन का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी एक बार उपयोग किया, खर्च हो गया, तो दोबारा फिर उससे वो चीज प्राप्त नहीं हो सकता है, तो आपका अनवीकरणीय कहलाता है। यानी रिसाइकिल नहीं हो सकता है। और जो संसाधन को एक बार यूज करने के बाद दोबारा फिर से उससे निर्माण करके फिर से आप उसका यूज कर पाएंगे तो संसाधन आपका नवीकरणीय कहलाएगा। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसका जी जो है आपका नवीकरणीय का कि एक बार यूज किए दोबारा फिर से उसी से बना करके फिर उसका यूज किए, यानी रिसाइकिल होते रहता है। जैसा कि आपका जल है, तो जल आपका नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, ये सारे कुछ आ जाएंगे, तो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। ये ऑप्शन में नहीं आपका दिया हुआ है, कोई नहीं आपका जवाब होगा। और बता दें कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 26 अगस्त से आपका लिखा हुआ है, 26 अगस्त से आपका 4 सितंबर 2002 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 26 अगस्त से 4 सितंबर तक चला था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। 3 देखेंगे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य, या इसको आप कह सकते हैं नवीकरणीय संसाधन। यानी पुनः ये आपका पूर्ति करता है, यानी इसका अंत नहीं हो पाता, नहीं एक बार खत्म फिर दोबारा फिर इसका रिसाइकिल हो जाता है सौर ऊर्जा का। इस प्रकार सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य आपका संसाधन है, यानी नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट, यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिमरमैन। जिमरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। और संसाधन कहाँ किसे जाता है? तो वे सभी वस्तुएं, वे सभी पदार्थ जिसका हम लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं या फिर जिसे उपयोग करने की संभावना है, तो वे सभी आपका वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वे सभी चीजों को हम लोग संसाधन कह सकते हैं। जिसका हम लोग उपयोग करते हैं या फिर अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं, संभावना है आगे भविष्य में उपयोग करने का, तो ये सभी आपका वस्तु यानी पदार्थ संसाधन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? कौन सा ऐसा प्राकृतिक संपदा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिसका भंडार जो है सीमित है, यानी काफी नहीं है और सीमित मात्रा में है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोयला। कोयला है आपका सीमित भंडार इसका है। आने वाले टाइम में एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा और दोबारा फिर इसको बनाना कम समय में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। इसे बहुत ही कम समय में रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। कोयला बनने के लिए लाखों करोड़ वर्षों का समय लगता है। जब पृथ्वी पर हलचल और भूचल, भूकंप वगैरह जब आएगा तो ऐसी स्थिति में पेड़ पौधे सभी आपका गिर करके पृथ्वी के अंदर दब जाएंगे। तब जाके लाखों करोड़ वर्षों में रासायनिक क्रिया जब होगी मिट्टी और मृत पेड़ पौधों के बीच में, तब जाकर कोयला का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसाधन के नियोजित दोहन से। प्रश्न नंबर 7, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 35 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से आपका 35 किलोमीटर क्षेत्र तक के राष्ट्रीय संपदा निहित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी डिटेल दिया हुआ है। एक समुद्री मील
एक समुद्री मील, या जिसको कहते हैं नॉटिकल मील, एक समुद्री मील कहें या नॉटिकल मील बोले, इसके बराबर में होता है 1.8 मील। यानी एक समुद्री मील या नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील होता है। इसको माइल भी कहा जाता है कुछ लोग। और एक मील बराबर जो होता है 1.61 किलोमीटर होता है। आगे देखते हैं, जो डिटेल दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि स्टूडेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रखते हैं, कन्फ्यूज होते रहते हैं, क्लियर नहीं हो पाता है। तो उसी को क्लियर करने के लिए आपको डिटेल दे दिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार रेखा से तो मानते हैं कि आपका दक्षिणी भारत है, ये दक्षिणी भारत है। तो जो दक्षिणी भारत है तो समुद्री किनारा जो होता है वो सब जगह इक्वल नहीं होता है, कहीं पे निकला हुआ रहता है, कहीं पे आपका धंसा हुआ रहता है। इस प्रकार से आपका निकला हुआ और धंसा हुआ दिखता है, ऐसे ऐसे देख सकते हैं, ऐसे रहता है। तो ये जो आपका निकला हुआ भाग है, फिर धंसा हुआ भाग है, तो इसी को मिलाने वाली जो रेखा है, सेम करने के लिए एक रेखा खींचा जाता है, इसी को कहते हैं आधार रेखा। ये आपका क्या है? आधार रेखा है, आधार रेखा, बेस लाइन। और इसी रेखा से आपका देखा जाता है। और भारत को जो है वो 3 समुद्री सीमा तय किया गया है। भारत के लिए 3 वो समुद्री सीमा तय किया गया है। पहला आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा है, दूसरा आपका संलग्न क्षेत्र का समुद्री सीमा है, तीसरा आपका अन्य आर्थिक क्षेत्र का समुद्री सीमा है। तो 3 प्रकार के आपका भारत का समुद्री सीमा है। तो आधार रेखा आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी आधार रेखा से आगे बढ़ेंगे, तो आधार रेखा से जब आगे बढ़ेंगे यहाँ तक अगर आते हैं, यहाँ तक, तो ये आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा होगा, इसको बोलेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा। फिर अगर यहाँ तक अगर आते हैं तो ये आपका कहलाएगा, यहाँ तक ये आपका कहलाएगा संलग्न क्षेत्र का सीमा। अगर और आगे बढ़ते हैं यहाँ तक, तो इस आधार रेखा से अगर यहाँ तक आते हैं तो ये आपका कहलाएगा अन्य आर्थिक क्षेत्र का सीमा। तो 3 प्रकार के समुद्री सीमा भारत के लिए है। तो ये आपका डाटा में दिया हुआ है कि प्रादेशिक समुद्री सीमा को अगर देखा जाए आधार रेखा से समुद्री मील में, तो 12 मील होगा। समुद्री मील में कितना होगा? 12 मील। आप समझ रहे होंगे मानचित्र से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समुद्री जो आपका सीमा है प्रादेशिक वाला, वो समुद्री मील में, नॉटिकल मील में 12 मील है, और संलग्न क्षेत्र जो है वो 24 मील है, और अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो 200 मील है। लेकिन किलोमीटर इसको जब बदला जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर होता है, तो 12 मील लगभग 35 किलोमीटर के बराबर होगा। उसके बाद संलग्न क्षेत्र जो होगा वो 70 किलोमीटर के बराबर होगा, और अन्य आर्थिक क्षेत्र जो होगा 580 किलोमीटर के बराबर होगा। इस प्रकार से आपका है भारत का समुद्री सीमा। और इसका कार्य भी है, कहाँ तक कौन सा अधिकार भारत को दिया गया है, किस समुद्री सीमा तक कौन सा अधिकार भारत को है। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है, इस प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंदर जो होता है, जो कुछ भी रहेगा उस पर संपूर्ण अधिकार भारत का होगा। उसी प्रकार से संलग्न क्षेत्र में क्या क्या अधिकार होगा भारत का, तो सीमा शुल्क वसूली कर सकता है, यानी अपने आधार रेखा से 24 मील दूर तक, यानी 70 किलोमीटर दूर तक समुद्री क्षेत्र में सीमा शुल्क वसूल सकता है, साफ सफाई करवा सकता है। और वित्तीय अधिकार है, वित्तीय अधिकार मतलब कारोबार कर सकता है, कारोबार करने का भी अधिकार है। उसी प्रकार से आपका अन्य जो आर्थिक क्षेत्र है, अन्य आर्थिक क्षेत्र, तो अन्य आर्थिक क्षेत्र जो आपका 580 किलोमीटर तक का है, यहाँ पे आप क्या कर सकता है, तो नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। भारत जो है वो नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, और नए द्वीपों को निर्माण करने के साथ साथ वैज्ञानिक परीक्षण भी कर सकता है, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी कर सकता है। यानी अन्य आर्थिक क्षेत्र 580 किलोमीटर सीमा क्षेत्र तक के जो आपका आधार रेखा से तय होगा। तो इस प्रकार से डाटा था, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ध्यान से इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8, देश के तट रेखा से कितने मील तक सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 200 मील तक के जो है वो सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये अगर किलोमीटर पूछता तो 580 किलोमीटर हो जाता सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। यहाँ तक कि आपका प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है भारत, खर्च कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी नागर। नागर जो है प्राकृतिक संसाधन है, बाकी आपका वन, नदियां और खनिज ये सारे प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति का दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 10, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्राजील में। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में, रियो डी जनेरियो ये शहर है, इसी शहर में आपका ब्राजील देश है, इसी ब्राजील देश के रियो डी जनेरियो शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। प्रश्न नंबर 11, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संचित। बांधों में जो जल होता है वो संचित संसाधन का उदाहरण है, क्योंकि जमा होता है, बांध जो होते हैं डैम, इसमें आपका जमा होता है पानी, इस प्रकार से संचित संसाधन हो जाता है। और बता दें कि जो बांध का जो निर्माण किया जाता है इससे बहुत फायदा है,
बांध का निर्माण करने से आपका पानी इकट्ठा करके उसी पानी को नहरों में छोड़ा जाता है और पनबिजली भी तैयार किया जाता है। पानी जब छोड़ा जाता है नहरों में तो पानी जब गिरता है डैम से नीचे की ओर तो उसमें उस जगह पे टरबाइन लगा करके जनरेटर लगा करके जनरेटर के टरबाइन पे पंखे पे पानी गिराया जाता है और पनबिजली तैयार किया जाता है, यानी पानी से बिजली तैयार किया जाता है। फिर आपका मछली पालन किया जाता है उसी बांध में। फिर आपका पर्यटनों के आकर्षक का केंद्र बना दिया जाता है। हरे भरे पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा करके किनारे पर आपका पर्यटकों को लुभाया जाता है, आकर्षित किया जाता है घूमने आने के लिए। तो इस प्रकार से काफ़ी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है बांध। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हैं। आप कौन कौन है? तो सामुदायिक संसाधन है, जिसको सार्वजनिक संसाधन भी कह सकते हैं। सार्वजनिक कहें या सामुदायिक कहें, सामुदायिक या इसे आप सरकारी भी कह सकते हैं, सब एक ही चीज़ है। सरकारी बोले या सामुदायिक बोले या सार्वजनिक बोले, ये पहला हो गया। दूसरा आपका निजी है, निजी संसाधन, जिसको आप प्राइवेट कह सकते हैं। प्राइवेट संसाधन, प्राइवेट रिसोर्स, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका हो गया राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्स। और चौथा आपका हो गया अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जिसे आप कह सकते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। तो 4 प्रकार के स्वामित्व के आधार पे यानी मालिकाना के आधार पे होता है संसाधन। स्वामित्व मतलब मालिकाना, किसका हक उस पर है, मालिक कौन है। प्रश्न नंबर 13, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 स्तर होते हैं संसाधन नियोजन के। आप लोग कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि संसाधन नियोजन के 3 स्तर कौन कौन से हैं। थोड़ा सा आप लोग को प्रेशर होना चाहिए, सिर्फ टेस्ट लगा करके सो जाने से नहीं होगा। थोड़ा सा टेंशन लें। अगर आपको नहीं आता है तो सर्च मार के गूगल पे भी आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इससे आपका ध्यान आकर्षित होगा, आपको भी एक प्रकार का समझिए तो वर्क मिल जाएगा। टेंशन होगा कि इसका जवाब हमको खोजना है, ढूंढना है, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए खनिज संसाधन आपका उपलब्ध नहीं है पंजाब में। बाकी आपका कृषि भी होता है, वहाँ मानव तो है ही है और जल भी है। प्रश्न नंबर 15, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी किस आधार पर जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्पत्ति के आधार पर आपका जैव और अजैव संसाधन बनाया गया है, यानी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया जैव और अजैव में, तो उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। जो संसाधन आपका सजीव होते हैं, सजीव, वो आपका जैव कहलाते हैं, और जो आपका निर्जीव होता है, निर्जीव नॉन लिविंग, वो आपका अजैव संसाधन कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सजीव कौन कौन है धरती पे और निर्जीव कौन कौन है। तो उत्पत्ति के आधार पर आपका जैव अजैव बना है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्राजील में हुआ था। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? अजैव नहीं है, यानी जैव को ढूंढना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो हैं वो आपका अजैव संसाधन नहीं है, जैव संसाधन है। पेड़ पौधों को ही वनस्पति कहा जाता है, पादप भी कह सकते हैं, पादप। तो आपका अजैव संसाधन नहीं है, ये जैव संसाधन है। पेड़ पौधे, पादप या वनस्पति एक ही चीज़ है। बाकी आपका जो 3 आपका दिख रहा है यहाँ पे, चट्टान, खनिज और धातु, ये सारे जो है ना, वो अजैव संसाधन है। अजैव, और पूछ रहा था अजैव कौन नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अकबक में जवाब नहीं देना है कि अजैव देखें मार दिए खटाक सुना अजैव, ऐसा नहीं। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, बुंडसलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नॉर्वे की प्रधानमंत्री रह चुकी है बुंडसलैंड। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग कौन नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी ज्ञात। ये विकास के स्तर के आधार पर ये संसाधन का वर्ग नहीं है ज्ञात। बाकी आपका विकास के स्तर के आधार पर ये आपका संसाधन का जो वर्ग है वो संभाव्य संसाधन है या संभावित संसाधन, संचित संसाधन है और व्यक्तिगत संसाधन है। ये विकास के स्तर के आधार पे। बाकी आपका ज्ञात संसाधन जो यहाँ पे है वो विकास के स्तर के आधार पे संसाधन का वर्ग नहीं है, यानी पार्ट नहीं है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? निजी में शामिल नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मंदिर। ये आपका निजी संसाधन नहीं है, ये सार्वजनिक संसाधन है मंदिर। बाकी आपका निजी है, मकान, कार, साइकिल, ये सारे आपका निजी संसाधन है। लेकिन जवाब क्या है? मंदिर आपका सार्वजनिक संसाधन है, क्योंकि इस पे सभी लोगों का अधिकार होता है, सभी लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने जाते हैं। प्रश्न नंबर 21, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1968 में दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 22, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? सबसे कीमती संसाधन
सही जवाब होगा ऑप्शन बी खनिज। ये संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज। इसी खनिज के अंतर्गत आपका सोना आता है, प्लेटिनम आता है। सबसे महंगा महंगा आपको बता रहे हैं सोना प्लेटिनम। साहब के जो दिख रहा है सोना प्लेटिनम महंगा धातु आपका है। इसके अलावा तांबा आता है, लोहा आता है, बहुत सारे आपका तत्व हैं। तांबा, लोहा, टेन, सीसा, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? और बताइए आप लोग कमेंट करके कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था वो कैमा पृथ्वी सम्मेलन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 108। 1992 पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसमें 108 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 24, ब्रुंडटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1987 में। प्रश्न नंबर 25, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न नंबर 26, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी दूषित जल। ये मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। दूषित पानी मछली को नष्ट कर सकता है, मार सकता है दूषित पानी। प्रश्न नंबर 27, 1992 पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में। ये ब्राजील में आपका शहर है, ब्राजील। प्रश्न नंबर 28, किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? यहां पे नहीं कर दीजिएगा। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रुंडटलैंड कमीशन ने। प्रश्न नंबर 29, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, तो ज्वार भाटा जो आता है वही आपका ज्वार से जो उत्पन्न ऊर्जा है वो ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 30, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता है। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है, तो क्या बताएंगे? मेघा पाटेकर। अगर आपसे पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रणेता कौन है, तो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31, नवीकरणीय संसाधन कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, जिसको आप कह सकते हैं वायु या हवा ऊर्जा। ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सारे आपका लौह अयस्क हैं, वो किस संसाधन वर्ग में शामिल हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनवीकरणीय संसाधन में। प्रश्न नंबर 33, हमारा साझा भविष्य क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक पुस्तक है। प्रश्न नंबर 34, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है वर्तमान में आपका भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, संघ राज्य है, वो किस संसाधन में धनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक विरासत में। प्रश्न नंबर 35, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? निजी बताना है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? इसमें से सामुदायिक संसाधन निजी को चुनना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी घर। ये आपका सामुदायिक संसाधन नहीं है, ये निजी संसाधन है घर। बाकी आपका मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क जो है ये सामुदायिक संसाधन है। प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? मानवकृत संसाधन या फिर कृत्रिम संसाधन नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी पेड़ पौधे। ये आपका मानवकृत नहीं, कृत्रिम संसाधन नहीं है पेड़ पौधा, ये प्राकृतिक संसाधन है। बाकी आपका भवन, रेल लाइन, स्कूल, कॉलेज, ये सारे मानवकृत यानी कृत्रिम है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए खनिज तेल। इसका भंडार जो है सीमित है। पृथ्वी के अंदर से आपका खनिज तेल संग्रहित किया जाता है। प्रश्न नंबर 38, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जल संसाधन की कमी है, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान में, खास करके पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थल का विकास हुआ है, थार मरुस्थल का जो विस्तार हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ? तो पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की वजह से हुआ है। और पेड़ पौधों की जो अंधाधुंध कटाई हो गया है तो वहाँ पे आपका बारिश जो होता है वो नाम मात्र का होता है। सबसे कम आपका वर्षा पश्चिमी राजस्थान में ही होता है। इस प्रकार से आपका जल संसाधन की कमी है राजस्थान में।
पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आपका जल मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुमेसर। ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? सामुदायिक नहीं है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी कृषि भूमि। ये सामुदायिक नहीं है, निजी संसाधन आपका कृषि भूमि। लेकिन चारागाह जो है, विद्यालय भवन और शमशान भूमि, ये आपका जो है वो सामुदायिक संसाधन है। विद्यालय भवन में यहाँ पे सरकारी समझिएगा, सरकारी विद्यालय भवन। ये आपका लास्ट प्रश्न था। टोटल 40 प्रश्नों का एमसीक्यू दिया गया संसाधन तथा विकास से। आगे नेक्स्ट भी आपका सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू आपको उपलब्ध कराएंगे। ओके, थैंक्स।